हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमी लेंस। हमने पहले लेक्चर्स में देखा था कि प्रेसिडेंट क्या होते हैं, उनके बारे में देखा था, उनकी क्वालिफिकेशन देखी थी और कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज देखा था। उसमें कुछ पॉइंट्स हमने देखे थे फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज हम उसके जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उनको भी चेकआउट करेंगे। जिन्होंने नहीं देखा है तो वो जाके प्लीज़ पहले वाला वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो क्या है कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि इलेक्शन कैसे होता है, कि कौन कौन से मेंबर उसमें इंक्लूड होते हैं, हम इसकी बात कर रहे थे। ठीक, तो इसमें क्या है कि 50 MLAs या MPs एज अ प्रपोजर एंड सेकेंडर होना चाहिए। ठीक है, कितने 50 होने चाहिए टोटल, कितने 50 प्रपोजर्स होने चाहिए और 50 क्या होने चाहिए, सेकेंडर्स होने चाहिए, MLAs और MPs। ठीक है गाइज, ये किसके थ्रू ऐड हुआ था, ये 1997 में क्या हुआ था कि एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था। ठीक है गाइस, तो उसके थ्रू क्या कर दिया गया था कि ये नंबर इंक्रीज कर दिया गया था। पहले क्या था कि 10 प्रपोजर्स थे और 10 सेकेंडर्स थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ था कि 29 अगस्त को 1997 में क्या हो गया था, ये एक्ट बना दिया गया था। ठीक, उसके थ्रू क्या हो गया, ये 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स हो गए, यानी कि इतने MLAs और इतने MPs क्या हो, नॉमिनेशन पेपर्स पे साइन करने चाहिए इनको। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 6 आता है हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट। जो भी मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए लड़ना चाहता है, ठीक है, जो भी पर्सन, तो उसको क्या होगा, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है, कुछ मनी, जैसे कि 2500 से लेके 15,000 तक रुपए उसको जमा करने होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 7 सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये क्या होता है कि इसके थ्रू क्या होता है कि सिर्फ एक बैलेट पेपर दिया जाता है हर एक मेंबर को। उसमें क्या होता है, ये 1 2 3 करके अपनी 4 तक क्या है कि मतलब जितने भी मेंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग, जितने भी पर्सन इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग MLAs और MP क्या एक बैलेट पेपर पर अपनी प्रेफरेंस लिखते हैं। ठीक है, उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग पर हम प्रेसिडेंट का चूज करते हैं। सपोज कि पहले ही हुआ कि फर्स्ट प्रेफरेंस वाले को 50% वोट मिल गया, तो क्या होगा कि वो एज अ प्रेसिडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे, या 50% से ज़्यादा मिल गया तो सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से होता है। अगर सपोज 50% से कम है तो क्या होगा कि हम जो सबसे कम वोट मिले हैं, जो लीस्ट वाला है, उसको क्या कर देंगे, उस वाले प्रेफरेंस को एलिमिनेट कर देंगे और फिर सबकी सेकेंड प्रेफरेंस को काउंट करेंगे। ठीक है, अब इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब कुछ फॉर्मूलेज वगैरह हैं कि समझने के लिए कि मतलब किस तरीके से एक MLA और एक MP के वोट को काउंट किया जाता है। तो वोट ऑफ MLA, जैसे कि ये पॉइंट नंबर 8 में देख रहे हो तुम लोग, वोट ऑफ MLA। ठीक है, MLA मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, जो स्टेट में होती है उनके मेंबर्स होते हैं। और MPs क्या होते हैं, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, MLA क्या है या MPs क्या है, और कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, चलो हम देखते हैं वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MLA। ठीक है, ये दिख रहा है। फिर क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जितनी भी स्टेट की हमारे जितनी भी पॉपुलेशन है उसको, ठीक है, अपॉन में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विधानसभा। विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स है, क्या हमने कहा था, इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड नहीं। ठीक है, इंटू 1000 कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला, इंटू 1000। ठीक है, ये आगे समझ में, सेम टू सेम ऐसे ही होता है MLA का। ठीक है, तो क्या वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MP, या ठीक MP का क्या होगा, ठीक कि टोटल नंबर ऑफ वोट ऑफ असाइन टू MLA ऑफ ऑल स्टेट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड MPs। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि जो हमने पहले MLAs का वोट को काउंट कर लिया कि पॉपुलेशन उनकी टोटल ले ली हमने। ठीक है, जितनी भी उनकी पॉपुलेशन थी वो ले ली, और उनके विधानसभा यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। ठीक है, तो उसमें क्या था, हमारा जो LA था यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स थे इंटू 1000 कर दिया। तो उससे एक MLA की वोट की वैल्यू हमें पता चल गई कि इतनी होती। फिर वही जो MLA की वोट की वैल्यू जो हमें पता चली उसको ऊपर रखना है, अपॉन में क्या कर देना है कि जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स क्या हैं, MPs हैं। ठीक है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी इलेक्टेड है टोटल उनको अपॉन में कर देना, और बस हमारा वैल्यू की जितने भी आ जाती है, MP की वोट की वैल्यू कितनी होती है वो आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ चीज़ें भाई कि मतलब इतना सब कुछ तो हो गया। अब उसके बाद ये लोग सोचेंगे कि जैसे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, ऐसे हम प्रेसिडेंट का क्यों नहीं करते, हम क्यों नहीं डायरेक्ट जाके वोट करते हैं। तो उसके कुछ रीजंस है कि क्यों जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट है। ठीक, तो उसको हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। ठीक, तो पहला पॉइंट हमारा जो है वो ये है, राइवल सेंटर ऑफ पावर। अगर सपोज गाइस समझो कि अगर प्रेसिडेंट है, उनको भी हम प्राइम मिनिस्टर जैसे ही अगर इलेक्ट कर देंगे तो फ़ायदा क्या होगा हमारा। ठीक है, तब तो फिर वो भी मेजॉरिटी पार्टी बन जाएंगे, है कि नहीं, उनको भी उतने वोट मिलेंगे जितने PM को, क्योंकि जितने लोग PM को पसंद करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर उनकी पार्टी से अगर कोई मेंबर एज अ प्रेसिडेंट अगर खड़ा हो रहा है तो उसको भी वही चूज़ करेंगे, लोग पसंद करेंगे। तो फिर डिफरेंस क्या रह जाएगा PM में और प्रेसिडेंट में।
ठीक है। तो पहली चीज़ क्या होती है, राइवल बन जाएंगे। अगर सपोज प्रेसिडेंट जो है, अगर उनको क्या है कि डायरेक्ट इलेक्शन हो गया सपोज, ठीक है, तो क्या हो गया, वो भी पावरफुल, उनको भी भाई जनता ने चूज़ किया है, पीएम उनको भी जनता ने चूज़ किया है, ठीक। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह जो है, प्राइम मिनिस्ट्रियल सब जो गवर्नमेंट है वो फेल हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, वो वर्क ही नहीं कर पाएंगे अपने फंक्शंस को, ठीक है। तो जस्ट क्या ये पीएम और जो हमारे प्रेसिडेंट है वो अपोजिट खड़े हो जाएंगे, तो ये एक दूसरे की बात ही नहीं मानेंगे, तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी। इस वजह से ये पॉइंट हमारा है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पार्लियामेंट डोमिनेटेड बाय वन पार्टी। जैसा कि अभी हमें बताया कि सपोज प्राइम मिनिस्टर है, उनकी पार्टी, सपोज जैसे कि एक कोई बड़ी सी पार्टी की बात ले लेते हैं हम, ठीक है, मैं एग्जांपल नहीं बोलूँगी, कोई भी पार्टी ले लो, कांग्रेस ले लो, बीजेपी, सपोज उसका एक पीएम बन गया इलेक्शन से, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन से। अब उसी मतलब पार्टी का ही एक मेंबर चाहता है कि मैं नहीं प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी लड़ूँ, तो अगर उनके भी डायरेक्ट हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सेम टू सेम पार्टी हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक। तो क्या हो जाएगा कि मतलब डोमिनेट हो जाएगी, तो यानी कि क्या है कि फिर पूरे कंट्री में एक ही पार्टी रूल करेगी, तो जो चाहेगी वो करेंगी, ठीक है गैस। तो फिर कोई मतलब माइनॉरिटीज़ की सुनेगा ही नहीं, दूसरी कम्युनिटी के लोग नहीं सुनेंगे, एक ही पार्टी अगर डोमिनेट हो जाएगी। तो सेकंड रीज़न हमारे हो गया। थर्ड क्या आ गया, प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट होल कंट्री, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट होल कंट्री, ठीक। होल कंट्री यानी कि अपने होल इंडिया को रिप्रेजेंट कर, कैसे, अब समझो जो एमपीज़ होते हैं, एमएलएज होते हैं, वो हर एक रिलीजन से, हर एक कास्ट से, हर एक कम्युनिटी से, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, वो सब इलेक्ट होके आते हैं। एमपीज़ आते हैं हर स्टेट के, ठीक है, यूटीज़ के, तो क्या वो सब साथ में मिलकर वोट करते हैं, तब हमारे प्रेसिडेंट चूज़ होते हैं। तो मतलब क्या है कि पूरे इंडिया के लोग एक तरह से इनडायरेक्टली चूज़ कर रहे हैं ना हमारे प्रेसिडेंट को, ऐसा तो है नहीं कि मतलब इनडायरेक्ट वे में नहीं चूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, तो ये वाले हमारे 3 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। आई होप सो इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम और कई सारी चीज़ें पहले देखेंगे कि हम प्रेसिडेंट को ओथ क्या होती है, मतलब ड्यूटी तो ज्वाइन कर ली, अब ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद उनकी ओथ क्या होती है, ठीक है, टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है, वैकेंसी कब क्रिएट होती है, ये सारी चीज़ें अब हम नेक्स्ट वीडियो में, आई होप सो आप लोगों ने नोट कर लिया, नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज करके और बताने जा रही हूँ ना फ्रेंड्स। अब हम लोग देखेंगे कि प्रेसिडेंट की ओथ और अफर्मेशन क्या है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पर, डिस्चार्ज फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो प्रेसिडेंट का जो ऑफिस होता है, ठीक है, उस पर जो अपॉइंट हो गया पर्सन, अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो भी काम होते हैं, जो भी वर्क होते हैं, वो ड्यूटी करना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, यानी कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है और जो लॉ है, उसको प्रिजर्व करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना और डिफेंड करना, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है, टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग टू द पीपल ऑफ अवर कंट्री या पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब अपने आप को समर्पण कर देना हमारे देश के लोगों की भलाई के लिए, ये चीज़ है हमारी इसमें, ठीक है। तो ये होती है हमारी ओथ एंड अफर्मेशन। अब बात ये आएगी कि जब प्रेसिडेंट ज्वाइन कर रहे होते हैं तो उनको ये ओथ दिलाता कौन है, ठीक है, तो ये कौन एडमिनिस्टर करता है, तो दैट इज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या है, इनकेस अब्सेंट है, ठीक, तो उनकी जगह पर फिर कौन दिलाएगा प्रेसिडेंट को ओथ, तो दैट इज द सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है, जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के उस टाइम पे अवेलेबल, तो वो कराएंगे एडमिनिस्टर, ठीक है गाइस। तो इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली इसमें कि ओथ हो गए, तो 3 पॉइंट्स है इसमें इंपॉर्टेंट। और चौथा पॉइंट हमारा ये आप लोगों को समझ लेना है कि सपोज अगर लिखने को आ जाए कि कौन एडमिनिस्टर कराता है, कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को, तो CJI दिलाते हैं, ठीक, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक। या अगर वो एब्सेंट है, तो वो अगर एब्सेंट है, ठीक, तो उनकी जगह पे कौन दिलाएगा, दैट इज सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो। फिर उसके बाद हम देखते हैं टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है गाइस, क्या देखते हैं हम, टर्म ऑफ ऑफिस। जो प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है, ये टर्म ऑफ ऑफिस होता है, वो 5 ईयर का होता है। कितने ईयर का होता है, वो 5 ईयर का होता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कब तक मतलब अपने ऑफिस में रह सकते हैं, तो दैट इज 5 ईयर तक, ठीक है। उसके बाद जब तक कि दोबारा इलेक्शन नहीं हो जाते, यानी कि उनका सक्सेसर अपने चार्जेस को एज्यूम नहीं कर लेता है, तब तक क्या रखता है कि वो प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं, ठीक है। 5 ईयर से ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 6 महीने और, ठीक है, 6 मंथ और, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रेसिडेंट नहीं रह सकते, ठीक, उसके बाद उनको इलेक्शन कराने ही पड़ेंगे, ठीक है, दूसरा एज्यूम करेगा चार्ज, ठीक। अब वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है प्रेसिडेंट के ऑफिस में, ठीक है। सपोज प्रेसिडेंट तो इलेक्ट हो गया, वैकेंसी कब क्रिएट होगी, नॉर्मली आप लोग सोचो कि कोई बंदा क्या है कि जॉब में अपॉइंट है, ठीक है, क्या है कि कोई बंदा क्या है कि जॉब में अपॉइंट है, ठीक है। तो क्या है कि अब वो अपनी जॉब छोड़ेगा तभी तो उसकी पोस्ट खाली होगी, या तो क्या करेगा उसका बॉस, या तो उसको निकाल देगा,
ठीक है ना डी, या तो उसको निकाल देगा या तो वो बीमार हो जाएगा तो उसको निकाल देगा। क्या अगर बीमार हो गया सपोज तो उसकी जगह पे कोई तो काम करने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए, तो क्या करेगा दूसरे को अपॉइंट कर लेगा। ठीक है, तो उस केस में बीमार होने पे, ठीक है, या तो निकाल देने पे या तो वो काम ही न कर पा रहे हैं और ठीक से काम न कर रहे हो, ठीक है, पोस्ट के अकॉर्डिंग, है ना, कि मतलब इतने घंटे काम करना है वो कम घंटे काम करके चले जा रहे हो, ठीक, क्वालिफाइड ना हो, ठीक है, तो क्या होगा उन केस में भी उनको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया एक नॉर्मल पोस्ट की बात होगी, नॉर्मल जॉब्स की। उसी तरीके से क्या है प्रेसिडेंट के ऑफिस में भी वैकेंसी क्रिएट होती है। पहली या तो फिर क्या है कि प्रेसिडेंट खुद रिजाइन कर दे, तो पहला क्या है कि वो अपना रेजिग्नेशन दे दे। ठीक है, अब पॉइंट ये आएगा कि रेजिग्नेशन क्या है कि पीएम मतलब क्या प्रेसिडेंट हमारे किसको देंगे। ठीक, तो प्रेसिडेंट हमारे जो रेजिग्नेशन है, रेजिग्नेशन जो लेटर होगा उनका वो देंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो लेटर को सबमिट करेंगे जाके लोकसभा में। ठीक है गाइस, इतनी चीजें क्लियर हो गई। किसको देंगे वो वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे उसको जाकर सबमिट करेंगे, किसको सबमिट करेंगे लोकसभा में। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टेन्योर एक्सपायरी, यानी कि उनका 5 ईयर का टर्म कंप्लीट हो गया, जितने उनको जॉब में अपॉइंट किया गया था वो उनका कंप्लीट हो गया, तो वैकेंसी क्रिएट हो गई, तभी तो हमने इलेक्शन कराएंगे। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या है बाय डेथ, या तो प्रेसिडेंट की ऑफिस के टाइम पे ही डेथ हो जाए, यानी कि ऑफिस वर्किंग में ही उनकी डेथ हो जाए, मतलब 5 ईयर का उनका टेन्योर बीच में एक्सपायर हो जाए। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ठीक, तो उस केस में क्या है कि उनको डेथ की वजह से वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इम्पीचमेंट। क्या आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट इम्पीचमेंट, यानी कि इम्पीचमेंट कब किया जाता है, यानी कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या वायलेशन ऑफ लॉ। ठीक है, उस केस में क्या होगा हमारे लोकसभा और राज्यसभा मिलकर क्या करेंगे प्रेसिडेंट के खिलाफ रेजोल्यूशन या इम्पीचमेंट का मोशन रेजोल्यूशन पास करते हैं। ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा क्योंकि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, उसके लॉज को, ठीक है, बोले प्रॉपरली अपने फंक्शंस को नहीं किया है, तो वो हो गया इम्पीचमेंट थ्रू। और अदरवाइज यानी कि भाई इलविल हो गए, बीमार हो गए, यानी कि इनक्वालिफाइड, यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पहले जैसे कि मतलब प्रेसिडेंट बन गया उसके बाद उन्होंने कोई एक्स्ट्रा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का सोर्स मतलब चालू कर लिया उन्होंने, तो इन केस में भी प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे कितने पॉइंट्स हो गए 5 पॉइंट्स हो गए वैकेंसी क्रिएटेड। ठीक है गाइस, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हूँ। अब आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर दूंगी। ठीक है, इरेज करती हूँ। चलो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसा होता है। ठीक है, मतलब कि प्रेसिडेंट को हम उनके ऑफिस से कैसे रिमूव कर सकते हैं ऑन ड्यूटी, मतलब कि उनको कैसे हटा सकते हैं उनका टर्म एक्सपायर होने के पहले। तो पहली कंडीशन होती है फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रेसिडेंट ने क्या हुआ अपनी ड्यूटी के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी लिखा हो उसका कोई पॉइंट वायलेट किया हो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये पॉइंट्स मेंशन नहीं है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ग्राउंड होगा या किन पॉइंट्स पर। ठीक है, बस इतना ही मेंशन है कि फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस केस में क्या कि प्रेसिडेंट को हम इम्पीचमेंट प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं, ये पावर है। ठीक है, पार्लियामेंट के पास। नाउ अब सेकंड पॉइंट हमारा क्या आता है, इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाय एनी हाउस, यानी कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करना है, ठीक है, उनको ऑफिस से हटाना है, तो ये चार्जेस है ढूंढ के कौन लेके आएगा, तो कोई भी हाउस, या तो अपर हाउस या तो लोअर हाउस, यानी कि राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से कोई भी पहले इस मतलब चार्जेस को ला सकता है एक फ्रेम कराकर। ठीक है, मतलब चार्जेस को नोट डाउन करके ला सकता है। ठीक है, कोई भी। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए 1/4 मेंबर साइन, यानी कि जो चार्जेस फ्रेम्ड हो गए अब चार्जेस, ठीक है, किसी भी एक हाउस ने, मतलब सपोज कर लो कि लोकसभा ने चार्जेस बना लिए कि इन चार्जेस की वजह से मतलब इन पॉइंट्स की वजह से हम प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से हटा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होना चाहिए जिसने भी वो चार्जेस बनाए, यानी कि सपोज लोकसभा ने बनाए, तो क्या होगा कि लोकसभा में जितने भी मेंबर हो उनमें से क्या है कि 1/4 मेंबर ने उन जो चार्जेस फ्रेम्ड करे गए उस पर साइन करना चाहिए। ठीक है, कितने मेंबर्स को 1/4 मेंबर्स को, ये मतलब माइंड में आप लोगों को रखना है। ठीक है, कितने मेंबर्स हो गए 1/4 मेंबर। ठीक, और इम्पीचमेंट हो रहा है प्रेसिडेंट का, ठीक है, तो उसके पहले क्या करेंगे कि प्रेसिडेंट को 14 डे की नोटिस दी जाएगी। कितने दिन की बच्चों दी जाएगी 14 डेज की, ये देख रहे हैं आप लोग 14 डेज की आप लोगों को नोटिस दी जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर जो है 5th वो क्या आता है कि जो 2/3 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, टोटल मेंबरशिप, कोई भी हाउस, सपोज लोकसभा या राज्यसभा, कोई भी हाउस, उससे में मतलब नहीं कि कौन से हाउस में पहले चार्जेस बने, या अगर हम लोकसभा को लेकर चल रहे हैं तो लोकसभा की बात कर लेते हैं। ठीक, तो उसमें क्या है कि जो टोटल मेंबर होंगे, मेंबरशिप होगी जितनी भी लोकसभा में, उसमें से जो 2/3 मेंबर है,
2/3 मेंबर्स ने क्या हो चाहिए, उसको अप्रूव करना चाहिए, ठीक है, साइन करना चाहिए, ठीक, ये काम हो गया हमारा, ठीक, पॉइंट नंबर 5 हो गया। फिर उसके बाद है क्या आता है कि प्रेसिडेंट हैज़ राइट टू बी अपेयर एंड रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन, यानी कि प्रेसिडेंट के पास राइट होता है कि वो उनकी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो चार्जेस उन पे लगाए गए हैं, उस पर वो अपेयर हो सके, ठीक है, प्रेजेंट हो सके, ठीक। तो जब लोकसभा में चार्जेस 2/3 मेजोरिटी से, टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी से पास हो गए इम्पीचमेंट के, तब क्या होते हैं, यही चार्जेस फिर राज्यसभा में जाएंगे, यानी कि दूसरे हाउस में, फिर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होती है, प्रेसिडेंट को मतलब आ सकते हैं वहाँ पर, प्रेजेंट हो सकते हैं, प्रेसिडेंट से कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद जब राज्यसभा से भी 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाता है, ठीक, ये रेजोल्यूशन, ये जो इम्पीचमेंट का है, ठीक, तो फिर क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से रिमूव कर दिया जाता है। फिर प्रेसिडेंट अपने ऑफिस को और ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करके रख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इतनी चीज़ें समझ में, जो भी चीज़ें अपने आप से कनेक्ट करके पढ़ा करो, मतलब रियल लाइफ से, तो ज़्यादा आसानी से आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें हो गई क्लियर, ठीक है। अब जल्दी से नोट डाउन कर लो, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि पावर्स क्या होती हैं प्रेसिडेंट की, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है, फंक्शन, दोनों सेम टू सेम चीज़ें हैं, मतलब पावर की वो क्या क्या कर सकते हैं, फंक्शन जो जो उन्हें करना है, ठीक है गाइस। तो अब हम देखेंगे पहली चीज़ क्या होती है हमारी, हमने पहले ही तुमको जब चार्ट बनवाया था वीडियो फर्स्ट में तो बताया था कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, ठीक है, यानी कि यूनियन एडमिनिस्ट्रेटिव या हम कह सकते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा क्या दिख रहा है, द हेड ऑफ द यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, हेड ऑफ द यूनियन, ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के वो हमारे हेड होते हैं, ठीक है। उनके मतलब जो कहेंगे प्रेसिडेंट, वही सारे के सारे ऑफिशियल्स जितने भी यूनियन एग्जीक्यूटिव वाले वो सारे अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इतनी चीजें आई होप सो क्लियर हो गई होंगी। पहला पॉइंट आप लोगों ने देख लिया है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, ऑल यूनियन ऑफिशियल्स आर हिज सबऑर्डिनेट, ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट जितने भी प्रेसिडेंट मतलब ऑफिशियल्स को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, जो भी यूनियन एग्जीक्यूटिव में है प्रेसिडेंट के बिलो, वो सारे के सारे क्या सबऑर्डिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के, मतलब जो प्रेसिडेंट कहेंगे वही उनको करना पड़ता है, ठीक। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब उसके बाद आता है अपॉइंटमेंट। मैंने अपॉइंटमेंट को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है गाइस, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 को बार बार लिखने से बेटर है कि आप इस तरीके से नंबरिंग करके क्या है कि नोट कर आएंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट में क्या होता है कि प्रेसिडेंट किसको किसको अपॉइंट करते हैं, तो पहली चीज हम समझ ले कि मतलब वो किसको किसको पावर होती है उनके पास, किसको किसको अपॉइंट कर सकते हैं। तो पहले क्या होता है कि गवर्नर को अपॉइंट कर सकते हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं उन सबके गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ पे, यूटीज में, यानी यूनियन टेरिटरीज में से दिल्ली, पुडुचेरी, इन सब जगह पे क्या है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसको कौन अपॉइंट करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को भी क्या करते हैं, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी कौन अपॉइंट करता है, दैट इज प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और देखते हैं हम और क्या क्या चीजें हैं। फिर यहाँ पर ये देखिए भाई, ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट, ऑफिशियल्स जितने भी स्टेट्स के होते हैं यानी कि पीसीएस वगैरह और भी बहुत सारी ऑफिशियल्स होते हैं, उन सबको भी कौन अपॉइंट करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट, ठीक। फिर उसके बाद सीजीआई मैंने बता दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस होते हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हाई कोर्ट के जजेस को भी कौन अपॉइंट करता है, दैट इज हमारे प्रेसिडेंट करते हैं अपॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद आता है गवर्नर ऑफ स्टेट, बताई चुकी हूँ मैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटीज, फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। जो अटॉर्नी जनरल होते हैं हमारे इंडिया के, उनको भी कौन अपॉइंट करता है, हमारे प्रेसिडेंट। हमने चार्ट में देखा था पार्ट में, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं, ठीक। पहले लेक्चर में हम लोगों ने ये कवर अप किया था, ठीक। तो वही चीज़ है यहाँ पे क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था, और किसको किसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट हमारे, तो हमारे प्रेसिडेंट जो है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के, जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है उनको भी अपॉइंट करते हैं, जैसे कि ये हमारा लास्ट पॉइंट देख रहे हो, एफ पॉइंट, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये चीज़। अब इसके अलावा भी बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स करते हैं, जैसे कि चेयरमैन होते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, प्लानिंग कमीशन के, इन सब के चेयरमैन को भी कौन अपॉइंट करता है, हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और जो बॉर्डर एरियाज होते हैं उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो भी कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी पावर्स होती हैं, ठीक है, हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। डिप्लोमेटिक होती हैं उनकी कुछ पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, मिलिट्री पावर्स होती हैं, वो सारी हम लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर से आपको कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का, कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस।